अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th, कैसे हैं आप सब। अभी जो हमारा चैप्टर फिनिश हुआ है, चैप्टर नंबर 7 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, उसके न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। और इसमें आप लोगों को मैं ये बता दूं कि अगर किसी न्यूमेरिकल के नोट्स पे मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखी हुई थी तो आपने ज़रूर लिखनी होती है कि आपका उर्दू में है तो आप कहते हैं कि टीचर आपने उर्दू में नहीं लिखा होगा। तो आपने क्या करना है, आपकी जो बुक है उस पर इन सब ये जो यहाँ पे टर्म्स दी होती हैं लाइक वॉल्यूम, मास, डेंसिटी, इनको सबको उर्दू में लिखा होता है। तो ठीक है, आप थोड़ा सा गाइडेंस ले लिया करें खुद से या किसी ट्विटर से भी। आप अपनी बुक ओपन किया करो, इन वर्ड्स को अगर उर्दू में लिखा होता है, बल्कि आप इतना फिजिक्स के चैप्टर 7 तक पहुंच चुके हैं, आपको खुद भी पता होना चाहिए कि वॉल्यूम या इस तरह से मैथ या डेंसिटी हमारे पास अगर होता है तो आपने उसको किस तरह से चेंज करना है। ठीक है, मतलब अपने कोर्स के अकॉर्डिंग उसको कैसे चेंज करना है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों ने बुक्स ओपन करनी है, वहाँ से स्टेटमेंट जो लिखनी है ज़रूर लिखनी है, चाहे आप लोग उसको डॉटेड लाइन में लिखें लेकिन ज़रूर लिखा करें। उसके बाद इस तरह से फिर ये भी काफ़ी बच्चों ने मिसिंग होता है, काफ़ी बच्चों के नोट्स पे गिवन डाटा किसी ने फार्मूला नहीं लिखा होता और ये चीज़ ज़रूरी होती है। अब इन न्यूमेरिकल्स में मैंने स्टेटमेंट्स नहीं लिखी तो मैं आप लोगों के लिए स्टेटमेंट्स साथ साथ रीड आउट करूँगी। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी। इसके लिए आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये बात कि आप लोग अपनी बुक्स ओपन करके इस वीडियो के साथ बुक्स ओपन करके उसकी तरफ भी देखें कि किस तरह से स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें गिवन है और आपने किस तरह से इनको सॉल्व करना है न्यूमेरिकल्स को। तो हमारा जो सबसे पहला न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 7.1, उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। अ वुडन ब्लॉक मेजरिंग 40 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर हैज़ अ मास 850 ग्राम, फाइंड द डेंसिटी ऑफ वुड। अब इसमें क्या क्या चीज़ें गिवन है, उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ 40 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। अब जैसे हमें पता है जो वॉल्यूम है वो किसके इक्वल होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ठीक है, वॉल्यूम इक्वल होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट के। तो यहाँ पे उन्होंने यही दिया हुआ है आपकी बुक में, ये जो उन्होंने गिवन डाटा में ये दिया हुआ है ये वही है। ठीक है, यानी ये वॉल्यूम हमारे पास आ गया। और सेकंड चीज़ क्या गिवन है, मैस है 850 ग्राम। अब ये जो वॉल्यूम और मास गिवन है ये हमारे बेस यूनिट्स में नहीं है। ठीक है, तो जो चीज़ बेस यूनिट में नहीं होती, आपने चैप्टर नंबर 1 में बेस यूनिट्स पढ़े हुए हैं, उनको एक दफ़ा आप रिवाइज भी कर सकते हैं इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कि बेस यूनिट्स क्या होते हैं। बेस यूनिट्स में अगर कोई चीज़ नहीं होती, कोई भी वैल्यू हमारे पास बेस यूनिट में अगर नहीं है तो पहले हमने उसको बेस यूनिट में चेंज करना होता है। ठीक है, छोटी से बड़ी वैल्यू में अगर हम लोग जाते हैं, छोटे से बड़े यूनिट में जाते हैं तो उसको डिवाइड करते हैं उस नंबर से, और फिर अगर बड़े से छोटे में चेंज करना हो तो उसको मल्टीप्लाई किया जाता है। तो अब हमारे पास यहाँ पे तीनों जो नंबर्स हैं, लेंथ, विड्थ और हाइट, वो तीनों सेंटीमीटर्स में है। तो पहले हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 2000 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये 3 थे। ठीक है, तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मैथ्स में भी हम लोग करते हैं x मल्टीप्लाई x, यानी ये किसके इक्वल होगा, x क्यूब के। तो इस तरह से ये हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब आ गया। तो मैंने यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये आप लोगों को बताने के लिए कि यूनिट को मैंने कैसे चेंज किया, यानी सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया। अगर तो यहाँ पे सिर्फ सेंटीमीटर होता तो हम 2000 को एक दफ़ा 100 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब है, यानी हमने इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, जिसके लिए हम लोग इसको 3 टाइम्स 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 300 से इसको मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड करेंगे। ठीक है, 3 टाइम्स इसको 100 से डिवाइड करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है टू कन्वर्ट सेंटीमीटर इंटू मीटर वी डिवाइड इट बाय 100। ठीक है, यानी 100 से इसको डिवाइड करते हैं। here we have to convert सेंटीमीटर क्यूब इंटू मीटर क्यूब, यानी सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना था। therefore we will divide it with 3 टाइम्स, यानी 100 के साथ इसको 3 टाइम्स आप लोगों ने डिवाइड करना है क्यूब की वजह से। तो उसको 300 से जब डिवाइड किया तो हमारे पास वॉल्यूम की ये अमाउंट आ गई है। देन मैथ्स भी देखिए ग्राम में है, लेकिन मैथ्स जो हमारे पास किलोग्राम्स में होता है, तो ये भी बेस यूनिट नहीं था। बेस यूनिट में इसको कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना है। 1000 से डिवाइड करने के पास हमारे पास 0.85 kg आ जाता है मैथ्स। अब हमने फाइंड क्या करना है, उन्होंने कहा है फाइंड द डेंसिटी ऑफ वुड, यानी हमने यहाँ पे वुड की डेंसिटी फाइंड करनी है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, मैस ओवर वॉल्यूम होता है। तो आप लोग फॉर्मूला लिखेंगे और सिंपल जो वैल्यूज़ हमने ऊपर फाइंड की हैं उनको पुट करना है और इसको डिवाइड कर देना और डेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी। नंबर 7.2, व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ आइस फॉर्म्ड बाय फ्रीजिंग 1 लीटर ऑफ वाटर, यानी 1 लीटर पानी को फ्रीज करने से हमारे पास जो आइस का वॉल्यूम आता है वो कितना होगा। यानी हमने अब इसमें देखें हमें गिवन क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, यानी वाटर का वॉल्यूम गिवन है जो कि 1 लीटर उन्होंने बताया है। ठीक है, और हमने फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ आइस। अब हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल में पढ़ा था कुछ इस तरह से कि डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो होती है उसको डिवाइड किया जाता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे, जो इक्वल आ जाती है ये आप लोगों ने लिखना नहीं है। ठीक है, फर्स्ट वाले न्यूमेरिकल में भी जो मैंने साइड पे आप लोगों को मतलब वो बताने के लिए लिखा हुआ था, अब ये वीडियो लेक्चर बन रहा है तो आपने वो नहीं लिखना, तो मैंने ये वीडियो में ही बता दिया कि वो किस तरह से हमने यूनिट को चेंज किया। अब इसमें भी मैं ये बता रही हूँ कि ये जो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल में ये ऑलरेडी बताया हुआ था, ऑब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट, उन्होंने ऑब्जेक्ट का रेफरेंस दिया हुआ था और एक लिक्विड का, लेकिन इस न्यूमेरिकल में ऑब्जेक्ट भी हमें गिवन है, यानी ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, आइस है।
ठीक है, और लिक्विड भी गिवन है जो कि वाटर है। तो लेकिन ये जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल था उसमें वो लिक्विड यानी ओवरऑल जितने भी लिक्विड्स होते हैं हमारे पास उनको वो रेफर कर रहे थे डेंसिटी ऑफ लिक्विड लिख के, लेकिन यहाँ पे हमारे पास वो उन्होंने दिया हुआ मटेरियल क्या है, लिक्विड की जगह पे वाटर, तो वाटर लिखना है यहाँ पे, इसलिए इसको उसके अकॉर्डिंग चेंज किया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसको चेंज करने से फाइनल जो फॉर्मूला आता है वो कुछ इस तरह से आता है, यानी वॉल्यूम ऑफ आइस इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ वाटर बाय डेंसिटी ऑफ वाटर बाय डेंसिटी ऑफ आइस मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो इस फॉर्म में चेंज हो जाता है। आप लोग इसको रो से भी डिनोट कर सकते हैं जैसे हम लोगों ने पढ़ा था उसमें डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट में। इसके बाद इसकी वैल्यूज पुट की। डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो हमें पता होनी चाहिए क्योंकि ये एग्जाम्पल्स में और ये न्यूमेरिकल्स में बार बार इस तरह का कोई अगर आता है तो ये वाटर की जो है मोस्टली ये यूज़ की जाती है। तो डेंसिटीज़ का जो टेबल था ये मैंने इसलिए आप लोगों को रिव्यू करवाया था कि आप लोग ये याद रख सकें कि अगर किसी भी चीज़ की न्यूमेरिकल में डेंसिटी पूछी जाती है तो आप लोग उसको खुद से लिख सकें, टेबल पता होना चाहिए। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर और डेंसिटी ऑफ आइस, अब इसमें 2 डेंसिटीज़ हैं तो पता होगा तो आप लोग ये वैल्यूज़ खुद से लिख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जो 7.1 टेबल हमने पढ़ा था उसमें डेंसिटीज़ दी हुई थी वाटर और आइस की, वहाँ से हमने लिखी है, और वॉल्यूम ऑफ वाटर न्यूमेरिकल में ही हमें गिवन है 1 लीटर, तो इसको डिवाइड करने के बाद मल्टीप्लाई जब 1 से करेंगे तो 1.09 लीटर्स हमारे पास आंसर आ जाएगा। आर्टिकल नंबर 7.3 है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। अब 3 इसके पार्ट्स हैं, तीनों पार्ट्स में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दी हुई हैं और उसका क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम्स फाइंड करने हैं उनके। तो फर्स्ट में उन्होंने दिया हुआ है एन आयरन स्पेयर ऑफ मैस 5 किलोग्राम, द डेंसिटी ऑफ आयरन इज 8200 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। अब इसमें फाइंड हमने क्या करना है, वॉल्यूम। तो फर्स्ट पार्ट जैसे जैसे हम लोग पार्ट्स करते जाएंगे वैसे मैं इसको रीड आउट करती हूँ। तो फर्स्ट वाले में क्या गिवन है मैस गिवन है जो कि 5 kg है। ठीक है, उसके बाद डेंसिटी गिवन है जो कि 8200 है, दी हुई है उन्होंने क्वेश्चन में ही। अब फाइंड क्या करना है, आयरन स्फीयर जो है हमारे पास उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो अब वॉल्यूम हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, डेंसिटी का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है मैस ओवर वॉल्यूम। इसको ही हम लोग रीअरेंज कर देंगे। ठीक है, अब ये 2 चीज़ें जो हमें गिवन है क्वेश्चन में गिवन है मैस और डेंसिटी, इसको रीअरेंज करने के बाद दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से बाकियों को भी सॉल्व करना आपने, बाकी पार्ट्स को भी। सेकंड पार्ट में उन्होंने लेड शॉर्ट दिया हुआ है और थर्ड पार्ट जो है उसमें गोल्ड बार है। तो इस तरह से तीनों पार्ट्स को आपने सॉल्व करना है। इस तरह से थर्ड न्यूमेरिकल हो गया। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल नंबर 7.4, द डेंसिटी ऑफ एयर इज़ 1.3 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, फाइंड द मास ऑफ एयर इन अ रूम मेजरिंग 8 मीटर इंटू 5 मीटर इंटू 4 मीटर। अब इसमें क्या क्या गिवन है, डेंसिटी गिवन है किसकी, एयर की, जो कि 1.3 है, और उसके बाद हमें वॉल्यूम गिवन है। इस तरह से जो 3 वैल्यूज़ दी होती हैं, जैसे न्यूमेरिकल फर्स्ट वाले में भी हमने इसी तरह से सॉल्व किया था, इस तरह हमें मेजरमेंट्स गिवन थी, तो यानी वो वॉल्यूम के इक्वल होता है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया जैसे स्टार्टिंग में कि जो वॉल्यूम है वो इक्वल होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट के, तो ये वॉल्यूम के इक्वल होता है। ठीक है, 2 चीज़ें जो है वो गिवन है। अब थर्ड जो है हमने फाइंड क्या करना है, मैस किसका, एयर का मैस हमने फाइंड करना है। अब न्यूमेरिकल में आप लोग किस तरह से लिखेंगे, पहले गिवन डाटा लिखना होता है आपने। ठीक है, यानी जो चीज़ें आपको गिवन है वो लिखेंगे, उसके बाद फिर आपने देखना होता है कि एयर का मैस हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अब देखें जो हमारे पास डेंसिटी का ही फॉर्मूला अभी तक यूज़ हो रहा है और उसमें से कैसे मैस फाइंड कर सकते हैं। अब हमें डेंसिटी गिवन है, ठीक है, और वॉल्यूम गिवन है, यानी ये दोनों चीज़ें गिवन है। फाइंड हमने क्या करना है, मैस। तो डेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास होता है D = m/v, यानी मैस ओवर वॉल्यूम। अब इसको रीअरेंज करना है आप लोगों ने। ठीक है, m वहीं पे रहेगा, v जो है 1 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह से रीअरेंज करने के बाद वैल्यूज पुट करनी है और इसको मल्टीप्लाई करने से मैस क्या आ जाएगा, 208 किलोग्राम्स। है न्यूमेरिकल नंबर 7.5, a student presses her palm by her thumb with a force of 75 Newton. What would be the pressure under her thumb having contact area 1.5 सेंटीमीटर क्यूब। अब इस न्यूमेरिकल में देखें एक स्टूडेंट के बारे में उन्होंने बताया है कि वो अपनी पाम यानी हथेली को, ये जो हमारी हाथ, ये हथेली होती है हाथ के अंदर वाली जगह, इसको कहते हैं पाम। तो इसको पाम को वो थंब के साथ जो है प्रेस करता है इस तरह से। तो वो जब उसको प्रेस कर रहा है अपनी पाम को, तो वो कितनी फोर्स अप्लाई कर रहा है उसके ऊपर, 75 न्यूटन। वट वुड बी द प्रेशर। अब वो कह रहे हैं कि अब वो जो प्रेशर अप्लाई कर रहा है, उन्होंने एरिया बताया है कि यानी इतने एरिया पे वो प्रेशर अप्लाई कर रहा है और इतनी फोर्स लगा रहा है, लेकिन प्रेशर जो है हमने फाइंड करना है कि मतलब वो कितना प्रेशर उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है पाम के ऊपर। ठीक है, तो हमें पता है प्रेशर की का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, क्या है, P = F/A, यानी फोर्स ओवर एरिया। इसके आप लोगों ने फुल फॉर्म लिखनी है। पहले तो आप लोगों ने गिवन डाटा बताना होता है सारा, फिर ये बताना होता है कि हमने फाइंड क्या करना है। तो उसी से ही आप लोगों को देखते पता चल जाना चाहिए कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला इसके ऊपर अप्लाई करेंगे कि हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर लें। ठीक है, तो प्रेशर जो है हमें पता है F/A के इक्वल होता है, फोर्स भी हमें गिवन है, एरिया भी गिवन है, दोनों की वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यूज पुट करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल नंबर 7.6, द हेड ऑफ अ पिन इज इन अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 मिलीमीटर, फाइंड द प्रेशर ऑन इट ड्यू टू अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। अब इसमें गिवन क्या है, फाइंड क्या करना है। एक पिन है जिसका जो हेड है वो एक स्क्वायर में है, उसके ऊपर वो जो स्क्वायर है वो कितना है, वो 10 मिलीमीटर उसकी साइड है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, एरिया है। ये जो वो साइड स्क्वायर की बता रहे हैं वो एरिया है उसका।
फाइंड द प्रेशर, यानी उसके ऊपर हम जब उसको प्रेस कर रहे हैं तो उसके ऊपर प्रेशर कितना अप्लाई हो रहा है, और फोर्स उन्होंने बता दी हुई कि 20 न्यूटन है। तो क्या होता है कि जो एरिया होता है किसी भी उसका स्क्वायर का, तो वो किसके इक्वल होता है, ए इज इक्वल टू विड्थ इंटू हाइट के, ठीक है। स्क्वायर की विड्थ और हाइट होती है ना, यानी चौड़ाई और लंबाई। तो एरिया जो है उसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, ए इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू हाइट। तो यानी अब उन्होंने एक साइड यहाँ पे दी हुई है, यानी 10 मिलीमीटर। तो जैसे हम लोगों को वॉल्यूम में 3 साइड्स दी होती थी, 3 वैल्यूज दी होती थी, यहाँ पे एक ही दिया है। तो स्क्वायर की जो सारी साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, तो इट मीन्स कि उसकी जो लेंथ और विड्थ और जो हाइट है वो इक्वल होगी। तो इससे हमने 10 का स्क्वायर ले लेना है, यानी 10 मल्टीप्लाई 10। अब न्यूमेरिकल में पहले आपने फोर्स लिखना है, उसके बाद एरिया लिखना है। एरिया जो है हमारे पास, मैंने आप लोगों को जैसे बताया कि जो एरिया है वो स्क्वायर में आएगा, यानी उसकी जो दोनों साइड्स हैं वो विड्थ और हाइट जो है वो सेम होती हैं। इस तरह से होता है ना हमारे पास, ठीक है। उसकी जो ये साइड्स हैं ये सेम होंगी, और ये मतलब इक्वल ही होती हैं सारी साइड्स, लेकिन इसको जो है विड्थ कहा जाता है और ये हमारी हाइट होती है। ये साइड्स जो है ये विड्थ होंगी और ये हाइट होगी, तो ये इक्वल होंगी और ये इक्वल होंगी। तो यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इस पूरे स्क्वायर का फॉर्मूला आ जाएगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी, पूरे का एरिया आ जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, एरिया इज इक्वल टू ए का स्क्वायर, यानी ए जो हमें वैल्यू दी हुई है उसका स्क्वायर लेना है। 10 मिलीमीटर जो दिया हुआ है उसका स्क्वायर लिया, ठीक है। अब मिलीमीटर देखें, मिलीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है। मिलीमीटर जो है वो एक बेस यूनिट नहीं था, मीटर में इसको इसलिए कन्वर्ट करना है, 1000 से सॉरी डिवाइड करना है। तो जब 1000 से डिवाइड कर रहे हैं आप, यानी 10 को, ठीक है। तो अब इसको 10 रेज़ टू द पावर माइनस 10 रेज़ टू द पावर 3 लिख सकते हैं ना, लेकिन अब ये इन्वर्स में है, तो ऊपर जाके ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और इन्वर्स में हो जाएगी इसकी जो पावर है। तो इसलिए इसको मैंने इस तरह से लिखा है, और फिर इसका स्क्वायर जो है उसको सेपरेट करके आप लोग क्या करेंगे, 10 को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। 10 इंटू 10 क्या होता है 100, और ये 10 रेज़ टू द पावर 6 हो जाएगा, क्योंकि ये 3 जो उसकी पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं अगर बेस सेम हो। तो जैसे क्या होता है, एक्स स्क्वायर जो है मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स स्क्वायर से, तो क्या आएगा हमारे पास x4, ठीक है। या अगर एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब होगा तो यहाँ पे 5 आएगा। तो इस तरह से पावर जो है वो ऐड हो जाती है। तो जब हमने -3 को ऐड किया तो -6 हो गया, ठीक है। और मीटर को मीटर से जब मल्टीप्लाई किया तो मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब ये देखें, अब ये जो हमारे पास 2 जीरोस थे ना, इसको 100 को हमने इस फॉर्म में लिख दिया है, 1 इंटू 10⁻², यानी 10 का स्क्वायर। तो इसलिए इस फॉर्म में चेंज किया हमने। साइंटिफिक नोटेशंस पढ़ी हुई हैं इसमें, इसलिए फिजिक्स में साइंटिफिकली इसको चेंज करना होता है। इससे ये होता है कि मतलब एक रूल होता है ये एक फिजिक्स का, हमने इन नोटेशंस में इनको चेंज करना होता है। हम सिंपल उसी तरह उसको सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे हमारे पास बेस यूनिट में नहीं है तो उसको पहले बेस यूनिट में चेंज किया है, फिर आगे उसको सॉल्व किया। तो क्या करेंगे, 1 इंटू 10⁻², यानी जितने जीरोस होंगे उतनी उसकी पावर हो जाएगी 10 की। और उसके बाद ये भी 10 की पावर वाला, ये भी 10 की पावर वाला, यानी ये दोनों बेसिस सेम हो गई। जब दोनों बेसिस सेम होती है, मैंने आपको बताया कि वो ऐड हो जाती हैं, तो -6 + 2 क्या हो जाएगा, -4, ठीक है। इस तरह से ये एरिया है। आप लोग डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हैं अगर आप लोगों को समझ आ जाता है तो, नहीं अगर याद रख सकते तो इसको पूरा का पूरा लिखना है। ये मैंने इसलिए इतना लेंथी सॉल्व किया था न्यूमेरिकल में, क्योंकि क्लास में पढ़ाने का कुछ और मेथड होता है, वीडियो लेक्चर्स या नोट्स में कुछ और तरीका होता है, बच्चों को समझाना ज़रा मुश्किल होता है, इसलिए एक एक चीज़ बतानी पड़ती है, ठीक है। अच्छा होगा कि आप लोग अपनी नोटबुक्स में भी इसी तरह इसको नोट कर लें, तो दोबारा जब रिवीजन करें कभी तो फिर आपको पता हो कि ये हम लोगों ने किस तरह से सॉल्व किया था ये इसकी एरिया की वैल्यू। तो हमारे पास फोर्स पे आ गई, एरिया पे आ गई, फाइंड क्या करना है, प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला हमें पता है, P = F/A होता है। F की वैल्यू लिखी, A की वैल्यू लिखी, इस तरह से हमारे पास प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल नंबर 7.7। अ यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ वुड 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 7.5 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर एंड ऑफ मैस 100 ग्राम स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद इट्स लॉन्गेस्ट एज वर्टिकल। यानी कि हमें एक उन्होंने रेक्टेंगुलर ब्लॉक बताया हुआ है, उसका जिसका क्या वॉल्यूम दिया हुआ है इन्होंने। देखें यहाँ पे फिर 3 वैल्यूज़ यहाँ पे आ रही हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। इसका मतलब ये होता है कि लेंथ, विड्थ और हाइट दी हुई है ये, और वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट के। तो इस तरह से हमारे पास ये वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम गिवन है, और उसके बाद क्या गिवन है, मैस गिवन है जो कि है 1000 ग्राम। अब इसमें फाइंड क्या करना हमने, फाइंड दी, इसमें 2 चीज़ें फाइंड करने के लिए दी उन्होंने। फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ऑन द सरफेस, और सेकंड है डेंसिटी ऑफ द वुड, यानी प्रेशर और डेंसिटी, इसमें 2 चीज़ें हमने फाइंड करनी है। अब वॉल्यूम गिवन है, उसको बेस यूनिट में कन्वर्ट कर दिया हमने, ठीक है। वो स्टार्टिंग के न्यूमेरिकल से मैंने आप लोगों को मेथड बता दिया। नेक्स्ट जो है मैस को भी बेस यूनिट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इस तरह से हमारे पास वॉल्यूम और मैस आ गया। हमने फाइंड क्या करना था, प्रेशर और डेंसिटी। तो अब प्रेशर के लिए प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स ओवर एरिया। तो हमें फोर्स भी चाहिए और एरिया भी चाहिए। पहले देखते हैं हमने फोर्स कैसे फाइंड किया है। फोर्स इक्वल होती है mg के, ठीक है। हमारे पास m यानी मैस क्या आया, और 1, और g होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो वो 1 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 10 न्यूटन। इस तरह से फोर्स आ गई। देन हमें चाहिए एरिया। एरिया किस तरह से आएगा, एरिया होता है विड्थ इंटू हाइट के इक्वल, ठीक है। विड्थ इंटू हाइट के इक्वल होता है। तो इसमें लेंथ, विड्थ और हाइट दी होती है वॉल्यूम की। अगर हम लोग ये वाली 2 वैल्यूज़ ले लें तो हमारे पास एरिया आ जाता है। यानी कि इसमें 3 वैल्यूज़ हैं, 20, 7.5, 7.5, यानी 7.5 और 7.5 ये 2 वैल्यूज़ हम ले सकते हैं। इस तरह से हमारे पास एरिया आ जाएगा, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करना और बेस यूनिट पे कन्वर्ट करना है। एरिया की भी वैल्यू आ गई, इसमें फोर्स और एरिया की वैल्यू पुट की, और क्या आ गया हमारे पास, प्रेशर आ गया। देन हमने क्या फाइंड करना है, डेंसिटी। डेंसिटी का क्या वॉल्यूम होता है, मैस ओवर
वॉल्यूम और मैस भी हमें गिवन है, वॉल्यूम भी गिवन है, दोनों की वैल्यूज पुट करनी है आपने और डेंसिटी भी आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 7.8. A cube of glass of 5 cm side and mass 306 gram has a cavity inside it. If the density of glass is 2.55 gram per cubic centimeter, find the volume of the cavity. यानी कि हमारे पास एक ग्लास है, ठीक है, एक ग्लास है जिसके अंदर कैविटी है, ये खाली स्पेस है इसके अंदर, ठीक है। अब ये जो उन्होंने दिया हुआ है ना, अ क्यूब ऑफ ग्लास, एक ग्लास है क्यूब शेप का ऑफ 5 सेंटीमीटर साइड, उसकी एक साइड दी हुई है 5 सेंटीमीटर एंड मैस, और उसका मैस दिया हुआ है 306 ग्राम, ठीक है, ये चीज़ें गिवन है। देन उन्होंने बताया हुआ उस ग्लास की डेंसिटी क्या है, अगर कैविटी उसके अंदर है तो उसकी डेंसिटी क्या है, 2.55 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ये उसकी डेंसिटी उन्होंने 3 जो उन्होंने दी हुई ना अमाउंट्स हमें बताई हुई है खुद से। अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कैविटी। अब इसके अंदर ये जो कैविटी दी हुई है ना इन्होंने ग्लास के अंदर जो कैविटी है, इसका वॉल्यूम हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमने पहले वो वॉल्यूम फाइंड करना होगा जो इस कैविटी के बगैर इस ग्लास का होगा, ठीक है। हमारे पास एक ग्लास है जिसके अंदर कैविटी है, ठीक है, यानी खाली स्पेस है। अब उस खाली स्पेस को भरा हुआ ये कैविटी है हमारे पास। जब हमने इसको कैविटी को फिल किया हुआ है, यानी कैविटी के साथ ग्लास की जो वैल्यू थी, वॉल्यूम था उसका, वो कुछ और होता है। जब हम इस पीस को बाहर निकाल देंगे, यानी कैविटी के बगैर जो है ग्लास का वॉल्यूम कुछ और होगा, और हमने फाइंड करना है इस कैविटी का वॉल्यूम, इस कैविटी का अपना वॉल्यूम क्या है, ठीक है। यानी आप लोग इस तरह से इसको समझ लें कि जैसे हमारे पास एक बास्केट है, ठीक है। अब एक बास्केट में हम लोगों ने एक बॉल डाल दिया है। अब हमने देखना है कि बॉल अंदर रखा हुआ है हमने, तो उस वॉल्यूम, उसका वेट कितना है या वॉल्यूम कितना है उसका, सॉरी इसमें वेट लेंगे, देखें वेट कितना है उसका बास्केट का। जब हमने उसको बॉल को निकाल दिया तब बास्केट का वेट कितना है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस आ जाएगा ना। तो इससे हमें ये पता चल सकता है, अगर हम दोनों का डिफरेंस वजन जो है दोनों का बॉल रखने से और बाहर निकालने से जो वजन हमारे पास बचता है, दोनों को माइनस करने से हम उस बॉल का जो वेट है वो फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह वॉल्यूम हमने इसमें देखना है, पहले हम लोग ग्लास का वॉल्यूम देखेंगे कि कैविटी के साथ कितना है और कैविटी के बगैर कितना है, फिर ही हम इस कैविटी का अपना वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब आप न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है, गिवन डाटा हमारे पास था वॉल्यूम ऑफ ग्लास विद कैविटी, यानी कैविटी अभी उसके अंदर है, ग्लास के अंदर ही है, तब उसका वॉल्यूम कितना था वो गिवन था, वो हमने लिखना है। तो उसको V1 कह देना आप लोगों ने। उसके बाद मैस गिवन है वो लिखेंगे, और फिर डेंसिटी भी गिवन है वो लिख देनी है। इनके जो बेस यूनिट्स हैं उसमें इनको साथ ही कन्वर्ट कर देना है। हमने फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ कैविटी, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कैविटी फाइंड करने के लिए कैविटी अंदर थी ग्लास के, वो वॉल्यूम तो उन्होंने दिया हुआ है, लेकिन कैविटी के बगैर वॉल्यूम हमने खुद फाइंड करना है, जिसको हमने V2 का नेम दे दिया। डेंसिटी हमें गिवन है, मैस भी गिवन है, तो अब डेंसिटी के फॉर्मूला को इस तरह से अरेंज करके वैल्यूज पुट किए तो V2 की वैल्यू आ गई है। तो आपने क्या करना है, V1 में से V2 को माइनस कर देना है, यानी वॉल्यूम विद कैविटी, यानी ग्लास का वो वॉल्यूम जो कैविटी के साथ था, और वॉल्यूम विदाउट कैविटी जो कैविटी के बगैर कैविटी को निकाल देने से था। तो इनको माइनस करना है, पहले बड़ा जो नंबर है वो पहले रखना है आपने, और उसके बाद छोटा नंबर, ठीक है। पहले विदाउट वाला, और सॉरी विद वाला, फिर विदाउट वाला। माइनस करने से हमारे पास कुछ इस तरह से आंसर आया। अब देखें ये जो हमारे पास आंसर आया ना, ये क्या है, ये उस कैविटी का वॉल्यूम है, जो इस ग्लास के अंदर कैविटी थी ना ये वाली, इसका वॉल्यूम है, ठीक है। अब इसको किस तरह से चेंज करना है, पॉइंट को जब आप लोग साइंटिफिकली इसको चेंज करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, तो ये क्या हो जाएगी 10 इंटू, यानी पॉइंट को जब आप लोग यहाँ लेके जाएंगे तो ये क्या होगा, किसके इक्वल हो जाएगा, 5 इंटू 10⁻², 2 टाइम्स इसकी वैल्यू प्लेस चेंज हुई है तो -2 हो जाएगा। तो -4 थी पहले 10 की पावर, ठीक है, -2 और -4 क्या हो जाएंगे, -6, ठीक है। उसके बाद नीचे लेके जाकर उसको वॉल्यूम को दोबारा सेंटीमीटर क्यूब में चेंज कर दिया। न्यूमेरिकल नंबर 7.9. An object has weight 18 Newton in air. Its weight is found to be 11.4 Newton when immersed in water. Calculate its density. Can you guess the material of the object? अब देखिए गिवन इसमें क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट हवा में 18 न्यूटन है, ठीक है। हवा में ये नहीं मतलब कि जैसे एरोप्लेन होता है हवा में, इस तरह नहीं, हवा में किस तरह से मैं आप लोगों को बताती हूँ। नेक्स्ट, इट्स वेट इज़ फाउंड टू बी, यानी जब उसको हमने पानी में डिप कर दिया तो उसका वेट जो है 11.4 न्यूटन हो गया। हवा का मतलब, हवा में होने का मतलब ये है कि पहले अगर एक ग्लास है हमारे पास या किसी भी चीज़ के अंदर वाटर है, उसके अंदर पानी के अंदर जब किसी भी ऑब्जेक्ट को डिप किया है, इमर्स किया है, तो उसका वेट कुछ और हो जाता है, वो थोड़ी लाइट वेट हो जाती है ना। तो जब उसको बाहर निकाला है तो वो हवा में होना, ठीक है, ग्लास से बाहर होना उसका, वो इन एयर होगा। तो हवा में उसका वेट जो है 18 न्यूटन है। ये दोनों वेट्स हमारे पास आगे। अब हमने कैलकुलेट क्या करना है, उसकी डेंसिटी फाइंड करनी है उस ऑब्जेक्ट की, ठीक है, डेंसिटी फाइंड करनी है, और हमने ये भी बताना है कि वो जो ऑब्जेक्ट, जो डेंसिटी जिसकी फाइंड कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट क्या है। लेकिन माइकल कैसे सॉल्व करेंगे, पहले गिवन डाटा आप लोगों ने लिखना है। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर W1 कहेंगे इसको, और वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर W2 कहेंगे। इस तरह डेंसिटी ऑफ वाटर हमें पता है 1000 किलोग्राम होती है, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होती है, और डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो हमने फाइंड करनी है, ठीक है। उसको हम वाटर की डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं और डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट को D से। अब हमने आप लोगों को शायद याद हो कि हम लोगों ने आर्किमिडीज प्रिंसिपल का एक आर्टिकल था
उसी का एक पार्ट था नेक्स्ट, डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, उसमें हमने इस तरह से फार्मूला ड्राइव किया था और ये फार्मूला हमारे पास आया था कि हम इस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी जो है वो फाइंड कर सकते हैं। हमें ये सारी चीज़ें गिवन है, इसमें आप लोगों ने वैल्यूज़ पुट करनी है और ये डेंसिटी आ जाएगी। ठीक है, डेंसिटीज़ वाला जो टेबल है वो हमने याद किया था। तो जो एलुमिनियम की उसमें डेंसिटी थी, ये टेबल हमने पढ़ा था, तो उसमें एलुमिनियम की जो डेंसिटी थी वो अप्रॉक्सीमेटली इसके इक्वल आ रही थी। जो हमारे न्यूमेरिकल का आंसर आया है यानी 27 यानी 2727, तो अप्रॉक्सीमेटली इसके इक्वल है 2700 के। तो इससे थोड़ी सी ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन हम लोग ये कह सकते हैं कि ये अप्रॉक्सीमेटली एलुमिनियम के इक्वल है। तो क्वेश्चन में उन्होंने जो पूछा है कि वो कौन सा सब्सटेंस है, तो हम लोग इसलिए यहाँ पे वो भी लिखना, उसके भी मार्क्स होंगे। आपने लिखना है कि अप्रॉक्सीमेटली उसके इक्वल आ रही है, तो ये वो क्या कौन सा सब्सटेंस है, एलुमिनियम है। उर्दू में आप लोग इस तरह से लिखेंगे कि जो इस शय की जो डेंसिटी है वो एलुमिनियम की डेंसिटी के तकरीबन बराबर आती है। तो जो मटेरियल उन्होंने हमें फाइंड करने के लिए दिया हुआ है वो कौन सा होगा, वो कौन सी ऑब्जेक्ट होगी, एलुमिनियम। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल नंबर 7.10, अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ डेंसिटी 0.6 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर पर क्यूबिक सेंटीमीटर वेज 3.06 न्यूटन इन एयर, डिटरमिन। ए में उन्होंने कहा है वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक, बी में है द वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक इमर्स्ड व्हेन प्लेस्ड फ्रीली इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी 0.9। यानी एक सॉलिड ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक है हमारे पास, जिसकी डेंसिटी उन्होंने दी हुई है और वेट दिया हुआ है इन एयर यानी वाटर से बाहर। ठीक है, और हमने फाइंड क्या करना है, उसका वॉल्यूम, ब्लॉक का वॉल्यूम पहले जो था एयर में था जब, उसका वॉल्यूम तब क्या था, और पानी में उसको इमर्स करने के बाद उसका वॉल्यूम क्या था, और उसकी डेंसिटी भी लिक्विड के अंदर जो डेंसिटी चेंज हो जाती है ना, वेट, उसका वॉल्यूम सब कुछ चेंज हो जाता है, तो डेंसिटी भी चेंज हो जाती है। तो वो वाटर के अंदर जो उसकी डेंसिटी थी वो कुछ और थी, वो उन्होंने दी हुई है। अब कैसे इसको सॉल्व करना है, पहले गिवन डाटा लिखना है ब्लॉक इन एयर के लिए, फिर ब्लॉक इन वाटर के लिए। तो ब्लॉक इन एयर के लिए जो भी चीज़ें आप लोग लिखेंगे उसके साथ 1 मेंशन करना है। जैसे डेंसिटीज़ हमें गिवन है 2 है, यानी ब्लॉक जब एयर में था तब उसकी कुछ और डेंसिटी थी और जब पानी में था तब कुछ और थी, तो D1 लिखेंगे पहले। ठीक है, तो उसके बाद जब वेट उन्होंने बताया वो W होगा उसका, और वॉल्यूम हमने फाइंड करना है यानी वॉल्यूम 1 होगा। बाद में उसका पानी के अंदर जाने के बाद भी हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, इसलिए यहाँ पे वॉल्यूम 1 लिखेंगे। देन ब्लॉक जब पानी में चला गया था तो उसकी डेंसिटी चेंज हो गई थी, D2 लिखेंगे। ठीक है, बेस यूनिट्स में कन्वर्ट करना है इनको साथ साथ, और वॉल्यूम जो है हमने फाइंड करना है पानी में इमर्ज करने के बाद उसको, तो V2 होगा। ठीक है, पहले ब्लॉक इन एयर के लिए फार्मूला जो यूज़ होगा वो होगा डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम, क्योंकि हमने फाइंड क्या करना है वॉल्यूम, तो डेंसिटी का फार्मूला यूज़ करते हुए अरेंज करना है, वॉल्यूम इज इक्वल टू मैस ओवर डेंसिटी। अब हमें, आप लोग देख सकते हैं कि हमें क्वेश्चन में वॉल्यूम, उन्होंने वॉल्यूम की वैल्यू नहीं दी हुई, सॉरी मैस की वैल्यू जो है वो गिवन नहीं है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, W इज इक्वल टू mg होता है। ठीक है, तो W हमें गिवन है, आपने इस फार्मूला को रीअरेंज करना है मैस की वैल्यू फाइंड करने के लिए। जी की वैल्यू में पता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है 10 होती है, तो 3.06 बाय 10 लिखना है, इसको डिवाइड करने के बाद m की वैल्यू आ गई है। अब इसको पुट किया इसमें, ठीक है, m की वैल्यू को पुट करने के बाद हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। नेक्स्ट हमने फार्मूला अप्लाई करना है ब्लॉक इन वाटर के लिए, यानी पानी में डिप कर दिया जब ब्लॉक को, उसके बाद उसका जो वॉल्यूम हमने फाइंड करना है वो भी सेम डेंसिटी का ही फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, मैस की वैल्यू हमारे पास आ गई थी, वही वाली मैस की वैल्यू हमने लगाई है यहाँ पे, और वैल्यू पुट करने के बाद V2 आ गया। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल नंबर 7.11, द डायमीटर ऑफ द पिस्टन ऑफ अ हाइड्रोलिक प्रेस इज 30 सेंटीमीटर, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ car weighing 20,000 Newton on its piston if the diameter of the piston of the pump is 3 centimeter। अच्छा, अब हमें इसमें गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है, देखें। डायमीटर दिया हुआ है हमें एक पिस्टन का जो कि 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने पूछा हुआ है कि हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ कार, एक कार को उठाने के लिए हमें कितनी फोर्स की ज़रूरत होगी, और फिर उन्होंने कहा हुआ है कि फ़ोर्स फाइंड करनी है, और अगर जो पिस्टन का डायमीटर, जो पंप के पिस्टन का डायमीटर है वो 3 सेंटीमीटर हो। ठीक है, हमने हाइड्रोलिक प्रेस के केस एक पढ़ा था, उसमें था कि 2 हमारे पास पिस्टन होते हैं। ठीक है, 2 एरियाज़ होते हैं हमारे पास, स्मॉल ए, कैपिटल ए वाला। तो अब डायमीटर्स यहाँ पे हमें गिवन है 2, D1 एंड D2, तो इससे हम लोग फाइंड कर लेंगे स्मॉल ए और कैपिटल ए की वैल्यू। हमें वेट गिवन है, वेट यानी कि हमारे पास F1 ये गिवन है, F2 हमने फाइंड करनी है। ठीक है, अब लार्जर पिस्टन जो होता है हमारे पास, उसका एरिया भी ज़्यादा होता है, जिसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। तो उस पिस्टन के लिए हमने क्या करना है, रो R1 का स्क्वायर। ठीक है, अब R1 क्या होता है, R जो होता है इक्वल होता है, R1 इसलिए यूज़ किया क्योंकि यहाँ पे हमने फर्स्ट वाला डायमीटर यूज़ किया है, R इक्वल होता है D/2 के। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे R1 लिखा है ताकि D1 लिख सकें। D1 लिखने के बाद उसकी वैल्यू पुट किया, तो हमारे पास कैपिटल ए का जो एरिया था, कैपिटल ए वाला जो एरिया था, मतलब ग्रेटर एरिया जो था, उसकी वैल्यू आ गई है। उसके बाद स्मॉलर को भी इसी तरह करना है, इसमें R2 आप लोगों ने लिखना है और D2 आएगा। ठीक है, एरिया का ये फार्मूला होता है πr²। अब हमने पास्कल्स लॉ में जो उसकी एप्लीकेशंस में पढ़ा था हाइड्रोलिक प्रेस, उसमें हमने इस तरह से F2 की वैल्यू फार्मूला फाइंड किया था कि हम सेकंड जो फोर्स है उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें भी उन्होंने सेकंड फोर्स जो है उसको फाइंड करने के लिए कहा हुआ है, तो वही फार्मूला अप्लाई किया है। ठीक है, दोनों को एक दूसरे के इक्वल रखा है। अब ये जो ए है, स्मॉल ए है, ये दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू चाहिए, F2 की।
तो अब इन सब की वैल्यूज़ हमारे पास हैं। अब ये देखें आप लोग, यहाँ पे 7.065 सेम है, लेकिन 10 रेज़ टू द पावर यहाँ पे -4 है, यहाँ पे -2 है। तो ये पूरा का पूरा कट होगा, लेकिन इनकी जो पावर्स जो जब कटिंग होगी पावर्स की, तो यहाँ पे यानी -2 है, तो इसमें से भी -2 ही कट करेंगे, बाकी क्या बचेगा -2, क्योंकि -2 -4 होता है। आप लोग इसको इस तरह भी चेंज करके भी लिख सकते हैं। चेंज करके लिखने के बाद कटिंग कर लें, बाकी क्या बचेगा 10 रेज़ टू द पावर -2। अब -2 यानी 2 अगर 10 की पावर 2 होती है तो 100 होता है, तो ये इन्वर्स में है तो 1/100 होगा। तो इस तरह से लिखने के बाद 0 0 कट के और इस तरह से आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब 2 की वैल्यू आ गई है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, न्यूमेरिकल नंबर 7.12, a steel wire of cross sectional area 2 × 10 raised to the power -5 meter square is stretched through 2 millimeter by a force of 4000 Newton. Find the Young's modulus of the wire. The length of the wire is 2 meter. यानी इसमें बताया हुआ है कि एक स्टील वायर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 × 10 रेज़ टू द पावर -5 है, ठीक है। एरिया दिया हुआ है हमें यहाँ पे, और उसके बाद बताया हुआ है कि जब स्ट्रेच किया है उसको 2 मिलीमीटर पे स्ट्रेच किया उसको, और उसके फोर्स उसके ऊपर कितनी अप्लाई हुई है 4000 न्यूटन। हमने इसमें फाइंड क्या करना है, वायर की उन्होंने लेंथ भी दी हुई है 2 मीटर लेंथ है। फाइंड क्या करना है, यंग्स मॉडुलस। लास्ट हमने टॉपिक जो अपना पढ़ा था चैप्टर 7 का, उसमें हमने यंग्स मॉडुलस के बारे में पढ़ा था, तो उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। पहले तो इसके लिए आप लोगों को यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसमें जो जो वैल्यूज पुट करनी है उसको फिर हमने देखना है। अब देखें उसमें एक बार की एग्जांपल दी गई हुई थी टॉपिक में, अब इसमें वायर का जिक्र हो रहा है, वायर के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। तो उसमें क्या होता था कि पहले उसकी लेंथ कुछ और होती थी, ठीक है, इसी तरह से था ना, लेकिन जब उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की गई तो उसकी लेंथ चेंज होगी। तो चेंज इन लेंथ जो होता है उसको डेल्टा एल से रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया गया हुआ है, एरिया लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद लेंथ लिखनी है आप लोगों ने 2 मीटर। स्ट्रेच करने से पहले वाली जो न्यूमेरिकल के लास्ट में लेंथ दी गई है ना 2 मीटर, ये लिखेंगे आप लोग। वायर की ओरिजिनल लेंथ यही है। स्ट्रेच होने के बाद जो इंक्रीज इन लेंथ, लेकिन जो यानी जो लेंथ में इंक्रीज हुआ है वो उसको डेल्टा एल से रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि जो इंक्रीज आया वो चेंज आया। तो मैंने आप लोगों को टॉपिक में भी बताया था, इसको डेल्टा एल पढ़ते हैं, यानी चेंज जो लेंथ में चेंज आना जो होता है उसको इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। और 2 मिलीमीटर का आया, बेस यूनिट में कन्वर्ट किया इसको, और फोर्स हमें दी गई थी 4000 न्यूटन, ठीक है। अब हमारे पास यंग्स मॉडुलस हमें फाइंड करना, उसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है। फॉर्मूला में आप लोगों ने बस वैल्यूज़ पुट कर देनी है, ठीक है। उसके बाद फिर मैं यहाँ से थोड़ा सा समझा देती हूँ। यहाँ पे कटिंग की है 2 को 4 से कट कर दिया, 2 से कट कर दिया 4000 को, तो हमारे पास 2000 रह जाएगा। उसके बाद ये 2 से कट गया। अब हमारे पास यहाँ पे देखें -5 और -3 बचे हैं 10 की पावर्स। जब पावर सेम होती हैं तो जब बेसिस सेम होती हैं तो बेस को एक दफ़ा लिखने में पावर्स ऐड हो जाती हैं, यानी -5 -3 -8 हो गया। तो अब 10 रेज़ टू द पावर 3 लिख सकते हैं ना इसको 2000 को, क्योंकि 3 ज़ीरोज़ हैं यहाँ पे, तो इस तरह से लिखना हमने साइंटिफिक नोटेशन में इसको चेंज करना है, इसकी लिखनी है। अब यहाँ पे ये इन्वर्स में था यानी -8 में था, जब ये ऊपर जाएगा तो +8 में हो जाएगा। बेसिस सेम है तो ये प्लस हो जाएंगे 8 9 10 11, 10 रेज़ टू द पावर 11 हो गया। इस तरह से मैंने एक स्टेप इसलिए किया होता है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए इजीली, ठीक है। यहाँ पे हमारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व हो गया। आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।